everybody, I hope you all are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को, जहां पर हम नेक्स्ट 2 किंगडम्स डिस्कस करेंगे, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई। तो इससे पहले हम किंगडम प्रोटिस्टा शुरू करें, एक क्विक रीकैप अबाउट किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में हमने ये पढ़ा था कि मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया से भरा हुआ वो किंगडम है और सभी के सभी हैं यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर हैं मतलब कि उनके पास सिर्फ एक सेल है और उनके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। तो और उसके अराउंड कोई एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो हमने उनको बुलाया था प्रोकैरियोट्स। दूसरा, अब अगर हम किंगडम प्रोटिस्ट पे आते हैं तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी यूनिसेलुलर हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो इन्हें यूकैरियोट्स की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया ना कि हमने सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक जगह पर क्यों नहीं रखा है। सो दिस डिविजन इज, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ हमें एनिमल जैसे देखने को लगते हैं और कुछ हमें प्लांट्स जैसे देखने को लगते हैं। तो कुछ एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स को देख लेते हैं, जैसे कि ये। सो व्हाट इज इट? अभी तक तो सबको पता होगा, हमने क्लास 6 में भी देखा है, राइट? सो दिस इज अमीबा एंड दिस इज पैरामीशियम। ये क्या है? दिस इज पैरामीशियम। तो ये दोनों ही यूनिसेलुलर हैं और कैसे हैं ये? इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये यूकैरियोट्स हैं। लेकिन क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, इनके पास क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। तो क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है, इसका मतलब कि ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। दूसरे आते हैं प्लांट लाइक, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स के जैसे हैं। तो प्लांट्स का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके पास क्या होता है? उनके पास क्लोरोफिल होता है। तो इस क्लोरोफिल की वजह से ये आते हैं ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में, ठीक है। तो इसके भी 2 एग्जाम्पल्स हैं। द फर्स्ट वन इज यूग्लिना and the second one is diatoms. So these are the examples. तो आपको examples याद रखने हैं, examples को भूलना नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम कोई एक ऑर्गेनिज्म लेंगे और उस एक ऑर्गेनिज्म पे ना हम अच्छी सी रिसर्च कर लेंगे इस क्लास में। तो जो ऑर्गेनिज्म हम किंगडम प्रोटिस्ट से लेने वाले हैं, सो दैट इज अमीबा। तो अमीबा को आप यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, बहुत सिंपल है। और दूसरा, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो अमीबा की डिस्क्रिप्शन सेम ही रहने वाली है, अमीबा में कोई बदलाव नहीं आएंगे, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो अमीबा क्या है? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम बात करें, अमीबा एक एनिमल लाइक है क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द सिंपलेस्ट एनिमल्स दैट वी नो। Okay, now they are made up of just one cell or single cell. क्लियर? और क्योंकि ये एक सेल के बने हुए हैं, तो अगर आपके आसपास कहीं पर भी अमीबा है, क्या आप उसको देख पाओगे? बिल्कुल नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये एक सेल बहुत छोटा है। तो इसको देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ये होता कहाँ पर है, मिलता कहाँ पर है? अगर हमें अमीबा को स्टडी करना है तो मैम हम सैंपल कहाँ से लें? तो सैंपल आपको मिलेगा डिचेस से, सैंपल आपको मिलेगा पॉन्ड से, और कुछ स्टैग्नेंट वाटर्स, जहाँ पर स्टैग्नेंट वाटर्स होते हैं वहाँ से मिलेगा। और
जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे ना, तो आप देखोगे कि हर कोई अलग अलग तरह का है, या एक अमीबा अलग जैसा दिख रहा है, सब कुछ अलग अलग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कभी भी आपको इसकी एक डेफिनेट शेप देखने को नहीं मिलती है, ये इररेगुलर शेप का होता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी एक डेफिनेट शेप नहीं है, विच इज इररेगुलर इन शेप, सो इट्स शेप इज इररेगुलर। अब ये जो आप पिक्चर यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज अमीबा। तो अमीबा के पास सबसे बाहर ये जो मेम्ब्रेन है, थ्रू आउट दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाद क्योंकि ये प्रोटिस्ट हैं, तो कैसे ये मोनेरा से डिफरेंट है, किंगडम मोनेरा से, इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। सो दिस राउंड स्ट्रक्चर इज नथिंग बट न्यूक्लियस, और इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में लिक्विड पार्ट है विच इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो बात समझ आ गई, अमीबा समझ आ गया। तो चलो इस अमीबा को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट हाउ एन अमीबा मूव्स। तो एक अमीबा चलता कैसे है? तो जब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, तो क्या आपको कहीं पर भी पाँव जैसा, टांगों जैसा कुछ देखने को मिला? तो बिल्कुल नहीं मिला। तो ऐसा ही है, इसके पास ट्रू फीट तो नहीं होते हैं, लेकिन इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जो इसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कहलाता है, दैट इज सूडोपोडियम। सूडोपोडियम इज बेसिकली सिंगुलर, जिसका मतलब होता है फॉल्स फुट। ठीक है, और इसका प्लूरल है, द प्लूरल वर्ड इज सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जिसका मतलब है फॉल्स फीट। क्लियर? तो ये बेसिकली है क्या? ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं। क्या है ये कुछ प्रोजेक्शंस हैं, दैट इज साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं, ये बहुत सारी ऐसे आपको फिंगर जैसी एक्सटेंशंस देखने को मिलेंगी। तो अगर आप एक अमीबा देखोगे ना, तो उसमें आपको ऐसी एक्सटेंशंस देखने को मिलेंगी। तो ये हर एक सूडोपोडिया है। तो ये जो सूडोपोडिया होता है ना, ये कैसे बनता है, मतलब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कैसे बनती हैं? जिस तरफ को साइटोप्लाज्म मूव करेगा, उस तरफ को एक एक्सटेंशन सी बनना शुरू हो जाएगी, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जिस तरफ को साइटोप्लाज्म मूव करेगा, इसका मतलब वो क्या शो करेगा? इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ अमीबा। तो वो अमीबा की डायरेक्शन बताएगा कि वो किस तरफ को मूव कर रहा है। तो कैसे मूव करेगा? विद द मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो अब आप देखोगे कि अगर मैंने ये जो अमीबा यहाँ पर बनाया है ना, इसमें तो बड़ी सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। तो आप बोलोगे कि ये कहाँ को मूव करेगा? जब भी आप एक अमीबा को देखोगे, अगर वो मूव कर रहा होगा, तो उसके पास बहुत सारी प्रोजेक्शंस हो सकती हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि कोई एक प्रोजेक्शन जो है वो ज़्यादा लंबी है एज कंपेयर टू द अदर्स। तो दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एन अमीबा। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ हाउ एन अमीबा फीड्स, एंड आई विल राइट ओवर हियर ऑल्सो प्लस एक्सक्रीट। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो हम एक ही साथ पढ़ेंगे। तो देखो, जब भी जहाँ पर भी अमीबा है, जब भी उसको अपने आसपास खाना देखने को मिलेगा, जब भी उसको लगेगा कि खाना है, सेंस होगा, तो वहाँ पर उस तरफ को अमीबा क्या करेगा? अपने साइटोप्लाज्म की मूवमेंट शुरू कर देगा, जिससे फिंगर लाइक एक्सटेंशंस दैट इज सूडोपोडिया बनना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही इस अमीबा को पता चला कि सामने तो है टेस्टी टेस्टी खाना, तो इसके साइटोप्लाज्म की मूवमेंट यहाँ को शुरू हो गई और यहाँ पर ये सूडोपोडिया बनना शुरू हो गया। सो यू कैन सी, अब फूड के अराउंड ये सूडोपोडिया क्या करेगा? एक तरफ से उस फूड को, उस फूड पार्टिकल को घेरने लग जाएगा, उसको सराउंड कर लेगा। सराउंड करने के बाद ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं ये आपस में ऐसे फ्यूज हो जाएंगी और अंदर बन जाएगा एक वैक्यूल, जिसे हम बुलाते हैं फूड वैक्यूल।
ठीक है। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं प्रॉपरली ताकि अमीबा उसको यूज़ कर पाए। और एक बार ये खाना डाइजेस्ट हो गया, अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। तो पहले इंजेशन मतलब खाने को अंदर लेना, ठीक है। देन डाइजेशन मतलब जो खाना लिया है उसको डाइजेस्ट करना, एंड देन आफ्टर डाइजेस्टिंग द फूड उस खाने को एब्जॉर्ब करना। देखो खाना डाइजेस्ट तो हो गया है, लेकिन अगर हमारी बॉडी को अगर उसको यूटिलाइज करना है तो पहले उस खाने को क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब। तो एक बार खाना एब्जॉर्ब हो गया, अब यही खाना विल गेट एसिमिलेटेड, मतलब बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, हर चीज़ के लिए इन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ किया जाएगा। सो दैट प्रोसेस इज एसिमिलेशन। और जैसे हमने ह्यूमन बॉडी में पढ़ा है कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कुछ खाना हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा खाना होता है जो वेस्ट होता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ से खाना एसिमुलेट हो गया, लेकिन अब यहाँ पर अंदर वेस्ट मटेरियल रह गया। दिस वेस्ट मटेरियल विल बी एलिमिनेटेड आउट फ्रॉम द बॉडी, सो दैट प्रोसेस इज ईजेशन। ई मीन्स रिमूवल, ई का मतलब हो गया रिमूवल, ठीक है। इन मतलब खाने को अंदर लेना, और ई मतलब खाने को रिमूव कर देना बॉडी से। तो क्या होगा, ये जो फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल अब मूव करना शुरू करेगी टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, और आके इस सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएगी, और फाइनली यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन ओपन अप होगी और सारा वेस्ट जो है वो बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज ईजेशन, ठीक है। ये है वेस्ट के एक्सक्रीशन का प्रोसेस। तो अब हमने ये पूरा तो देख लिया, अब यहाँ पर एक चीज़ देखना बनती है कि हम इसको इन वर्ड्स कैसे लिखते हैं। तो प्रोसेस आपको समझ आ गया कि हमने कैसे क्या किया, अमीबा कैसे खाना खाता है, कैसे उसको एक्सक्रीट आउट करता है वेस्ट मटेरियल को। अब इन वर्ड्स देखते हैं कि होता क्या है। तो अमीबा क्या होता है, अमीबा अपने आसपास फूड को सेंस करता है और अपने सीडोपोडिया, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट शुरू होती है और एक्सटेंशंस बन जाती हैं, दैट इज सूडोपोडिया, एंड इट मूव्स टुवर्ड्स इट, ठीक है। तो अगर यहाँ पर खाना है और यहाँ पर अमीबा है, तो यहाँ से साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशंस बनना शुरू हो जाएंगी, क्लियर। देन ऑन रीचिंग द फूड पार्टिकल इट एक्सटेंड्स इनटू सूडोपोडिया एंड सराउंड्स इट। तो फाइनली क्या होगा, ये खाने तक पहुँचेगा और ये क्या करेगा, इस खाने को सराउंड करना शुरू कर देगा। सराउंड करने के बाद सूडोपोडिया फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द स्मॉल स्पेस, ठीक है। तो अब क्या होगा, दोनों ही जो सूडोपोडिया हैं वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फाइनली यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे फूड वैक्यूल, और इसके आसपास क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या करेगा, यहाँ से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाल देगा इनटू द फूड वैक्यूल। तो जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर एंजाइम्स कौन डाल रहा है, सो साइटोप्लाज्म विल सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द फूड वैक्यूल एंड इट विल ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फूड को वो सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देगा, एंड फाइनली जो सॉल्युबल फूड है इट विल बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। देखो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो भी साइटोप्लाज्म से आएंगे, और जब खाना एब्जॉर्ब होना है तो वो भी साइटोप्लाज्म में जाकर ही एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। सो इट विल देन बी स्टोर्ड एंड यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी, एंड फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड विल बी एक्सपेल्ड आउट। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नाउ द डाइजेशन अकर्स ओनली इनसाइड द फूड वैक्यूल, सो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो डाइजेशन है ना वो सिर्फ उस फूड वैक्यूल के अंदर ही होगी टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस विद द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डाल तो रहा है डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द फूड वैक्यूल, लेकिन
अब ताकि ये सारा का सारा मटेरियल जो है ये मिक्स ना हो जाए साइटोप्लाज्म से, तो इसलिए जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस है वो उस फूड वैक्यूल के अंदर ही होगा। क्लियर? तो इतनी बात समझ आ गई, सिंपल था ये समझना, इन वर्ड्स भी आप समझ गए कि क्या होता है, कैसे होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ दिस प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन हैपन्स। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट एक अमीबा एक्सक्रीट आउट करता है दैट इज अमोनिया। सो रिमेंबर दिस, अमोनिया इज द मेन वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड आउट बाय अमीबा। ठीक है, वैसे ही कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं एक्सक्रीशन के। सो द फर्स्ट इज यूरिया, जैसे ह्यूमंस जो एक्सक्रीट आउट करते हैं, जो हमारा मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज यूरिया। एक है यूरिक एसिड जो बर्ड्स एक्सक्रीट आउट करते हैं, एंड द थर्ड वन इज अमोनिया। तो अमोनिया मेन वेस्ट प्रोडक्ट है जो अमीबा एक्सक्रीट आउट करता है, और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इट इज एलिमिनेटेड थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। तो हमने देखा कि जो फूड वैक्यूल थी वो आके मर्ज हो गई सेल मेम्ब्रेन से, और सेल मेम्ब्रेन फाइनली ओपन अप हुई और सारा वेस्ट बाहर चला गया। तो कैसे हुआ? सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से। कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है एक्सक्रीशन के लिए, कुछ भी नहीं है कि एक प्रॉपर ऑर्गन हो, नो। उसी फूड वैक्यूल में खाना डाइजेस्ट हो रहा है, वहीं पर वेस्ट प्रोडक्ट है। फाइनली ये जो फूड वैक्यूल है ये आके सेल मेम्ब्रेन के साथ मर्ज हो जा रहा है, और सेल मेम्ब्रेन ओपन हो रही है एंड वेस्ट एलिमिनेट हो जा रहा है। तो यहाँ पर जितना भी, अब देखो एक अमीबा है, अब अमीबा के पास ये है इसका न्यूक्लियस। अब अमीबा के पास में एक छोटा सा एक वैक्यूल होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये क्या करता है कि इस अमीबा में ना जितना भी पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी है, ठीक है, उस एक्स्ट्रा पानी को ये अपने अंदर लेता रहता है। ठीक है, ये पानी जो है एक्स्ट्रा, ये इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर आता रहता है, और फाइनली ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इट विल मर्ज विद द सेल मेम्ब्रेन एंड इट एक्सपेल्स आउट द एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, अब इस एक्स्ट्रा वाटर के साथ कई बार अमोनिया भी एक्सक्रीट आउट होता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, तो ये पानी के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में आ जाता है, और जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से पानी एलिमिनेट होता है तो साथ में ये नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज अमोनिया इज ऑल्सो एलिमिनेटेड आउट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? पहले छोटी सी होती है, जैसे जैसे एक्स्ट्रा पानी उसके अंदर भरता जाता है वो एक्सपैंड करती जाती है, और फाइनली जब एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाता है उस पर्टिकुलर अमीबा की बॉडी से, तो वो वापस से श्रिंक हो जाती है। क्लियर? तो बात समझ आ गई हाउ दिस प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन हैपन्स। व्हाट इज द मेन वेस्ट प्रोडक्ट इन केस ऑफ अमीबा? दैट इज अमोनिया। मेन 3 नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स, वन इज यूरिया, देन यूरिक एसिड एंड अमोनिया। द वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय अमीबा इज अमोनिया। नाउ रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है? सो हाउ एन अमीबा रेस्पायर्स। तो रेस्पिरेशन क्या है? बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ऑक्सीजन का अंदर जाना, उस ऑक्सीजन को अमीबा यूटिलाइज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी जिसको अमीबा की बॉडी एक्सक्रीट आउट कर देगी। तो ये सारा प्रोसेस होता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। तो जब अमीबा के आसपास ऑक्सीजन होगी तो इट विल डिफ्यूज इनटू द सेल मेम्ब्रेन, और जब ये ऑक्सीजन अंदर आएगी इट विल बी यूज्ड अप बाय द अमीबा एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी produced. ये कार्बन डाइऑक्साइड will get diffused out of the amoeba by the process of simple diffusion. Now how an amoeba reproduces? तो reproduction का प्रोसेस कैसे होगा? तो वो भी एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, जहाँ पर हमारे पास है एक पेरेंट अमीबा जो कि फुली ग्रोन है, मतलब एक मेच्योर अमीबा है या एक फुली ग्रोन अमीबा है। ठीक है, तो कैसा है? एक मेच्योर अमीबा। क्लियर? तो ये जो अमीबा है ना ये ग्रो करता जाएगा साइज में, एक फुली ग्रोन मेच्योर अमीबा बन जाएगा, एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, द न्यूक्लियस इनसाइड इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग। तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है ना वो इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सो इलोंगेशन ऑफ
न्यूक्लियस। तो एक बार न्यूक्लियस इलोंगेट होना शुरू हो गया, अब क्या होगा, न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू 2। तो यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इन बायोलॉजी इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अब एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब आप यहाँ पर देखोगे कि साइटोप्लाज्म भी ऐसे डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो फाइनली साइटोप्लाज्म विल आल्सो डिवाइड एंड इट विल रिजल्ट इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो एक अमीबा से हमें 2 अमीबा मिल जाएंगे, तो हमें 2 डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। तो एक अमीबा से हमें मिल जाएंगे 2 डॉटर अमीबा या 2 डॉटर सेल्स। Now the process of division of this cytoplasm is called as साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब एक अमीबा डिवाइड कर रहा है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी। फेवरेबल कंडीशंस में तो अमीबा रिप्रोड्यूस करेगा, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो उस टाइम पर अमीबा अपनी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस दैट इज सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगा और वो हमें एक छोटा सा स्मॉल सा एक स्पॉट जैसा दिखेगा। अब इस स्पॉट के अंदर क्या होगा कि ये अमीबा ही है और अमीबा क्या करेगा, अपने अराउंड एक थिक वॉल सिक्रीट करना शुरू कर देगा जिसे हम बुलाएंगे एक सिस्ट। क्लियर? तो ये अपने अराउंड इन अनफेवरेबल कंडीशन से खुद को बचाने के लिए अपने अराउंड एक सिस्ट बना लेगा। क्लियर? एक थिक वॉल बना लेगा। अब इस थिक वॉल के अंदर पहले एक न्यूक्लियस था, अब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये खुद को डिवाइड करता जाएगा और इस प्रोसेस को हम बुलाएंगे मल्टीपल फिजन्स। ठीक है, अब मल्टीपल फिजन्स के बाद क्या होगा कि हर एक डॉटर न्यूक्लियाई किससे सराउंड होगी, कुछ साइटोप्लाज्म से। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस था। अब ये न्यूक्लियस ने क्या किया, अपने अराउंड पहले तो एक वॉल बना ली विच इज सिस्ट, और यहाँ पर अब क्या होने लग गया, अंदर ही अंदर बस न्यूक्लियस की डिविजन होने लग गई। तो ये जो इतने सारे डॉटर न्यूक्लियाई हैं इन्हें हम बुलाएंगे एमोब्यूले। ठीक है, सो दिस इज एमोब्यूले। क्लियर? अब जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये जो आउटर वॉल है, दिस सिस्ट वॉल विल ब्रेक और ये सारे के सारे डॉटर न्यूक्लियाई को रिलीज कर देगा। क्लियर? सो दिस विल हैपन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। Now coming on to the next kingdom, the third kingdom, that is kingdom fungi. तो किंगडम फंजाई में आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलेंगे जैसे कि ईस्ट, वहाँ पर आपको मल्टी सेलुलर भी देखने को मिलेंगे और फिलामेंटस भी। फिलामेंटस मतलब कुछ ऐसे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वाले ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो किंगडम है, इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास होते हैं मल्टीपल न्यूक्लियाई और ये न्यूक्लियाई थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? नाउ अब ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास देयर इज नो क्लोरोफिल, मतलब इनके पास क्लोरोप्लास्ट्स नहीं है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है जो प्लांट्स में होता है, जिसमें क्लोरोफिल होती है और जिसकी वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज कर पाते हैं। तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनेल इनके पास नहीं है, इसीलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी ये कैसे खाना लेते हैं, सो दे फीड ऑन दीज डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और इसीलिए हम इनको बुलाते हैं सेप्रोफाइट्स। इनमें बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ये व्हाट इज इट, दिस इज मशरूम। तो जो आप मशरूम खाते हो ना खाने में, तो ये क्या है, दिस इज अ फंगस, ये एक फंजाई है, किंगडम फंजाई है जो आप खा रहे हो। द नेक्स्ट वन इज दिस, ये क्या है, ये एक ट्री की एक बाक दिखाई है और इसके ऊपर ना आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। सो दीज आर व्हाट, दीज आर कॉल्ड एज ब्रैकेट, कुछ ब्रैकेट जैसे हैं ना ये। सो दीज आर ब्रैकेट फंजाई। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के फंजाई हैं जो हम देखते हैं अपने आसपास। अब जो फंजाई होते हैं ना, आपने ब्रेड देखी होगी, जैसे अगर थोड़े
बरसात के मौसम में स्पेशली जब हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर फंगस। तो आपने देखा होगा कि बरसात में ना घरों के अंदर भी अगर आप हवा ना लगाओ घर को, या फिर आप अपने कपड़ों को हवा ना लगाओ, तो कपड़ों में भी इवन फंगस आ जाती है। वैसे ही ब्रेड पे आपने बहुत कॉमनली फंगस देखी होगी, ब्रेड कुछ ऐसी यहाँ से ऐसे डार्क सी होना शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एक्चुअली द ग्रोथ of a fungi and this is the mold fungus। कौन सी फंगस है? So this is the mold fungus which is commonly seen around us। this is the bread mold, ठीक है। सो इट ग्रोज ऑन द स्टेल ब्रेड, तो वो जो ब्रेड खराब हो जाती है ना, उसके ऊपर जो फंगस होती है, दैट इज द ब्रेड मोल्ड बेसिकली, ठीक है। तो अब ये जो ब्रेड मोल्ड है ना, इसका स्ट्रक्चर समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब अगर हम इस ब्रेड मोल्ड का स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, तो ये हमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम हाइफी बुलाते हैं, और इनके ऊपर होती हैं कुछ राउंड बॉडीज जिन्हें हम स्पोरेंजियम बुलाते हैं। तो बेसिकली स्पोरेंजियम के अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो होते हैं स्पोर्स। और जब बहुत सारे हाइफे आपस में मिल जाते हैं तो उसे बुलाया जाता है माइसीलियम। क्या बुलाते हैं? माइसीलियम। तो माइसीलियम किससे बना है? बहुत सारे हाइफे से। हाइफे क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर एक स्मॉल राउंडेड बॉडी है विच इज कॉल्ड एज, क्या बुलाते हैं? स्पोरेंजियम, ठीक है। सिंपल था समझना। तो द मेच्योर इरेक्ट स्ट्रक्चर्स बेयरिंग द राउंडेड बॉडीज एट इट्स टिप्स डेवलपिंग फ्रॉम द हाइफे, तो इन्हें हम बुलाते हैं स्पोरेंजियम। और इन्हीं इरेक्ट हाइफे के ऊपर होते हैं स्पोरेंजियोफोर्स, ठीक है। ये जो इरेक्ट हाइफे होते हैं, जो ऐसे हाइफे होते हैं, इन्हें हम बुलाते हैं स्पोरेंजियोफोर्स, ठीक है। अब ये जो राउंडेड बॉडीज होती हैं, दीज राउंडेड बॉडीज आर कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। सो दीज स्पोरेंजियम आर द स्ट्रक्चर्स विच एक्चुअली कंटेन्स स्मॉल माइन्यूट स्ट्रक्चर्स, दैट इज स्पोर्स। तो अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे ना, तो आपको ऐसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द माइसीलियम। ये जो नेटवर्क होता है ऑफ हाइफे, दैट इज कॉल्ड एज माइसीलियम। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, जहां पर हम देखेंगे कि ये जो स्पोरेंजियम है ना, जब तक अभी तो ये ग्रो हो रहा है, मेच्योर हो रहा है। अब जब ये मेच्योर हो जाता है, इसके स्पोर्स जो हैं वो बाहर निकलने के लिए एकदम तैयार होते हैं, तो क्या होता है? सो दिस स्पोरेंजियम, दिस स्ट्रक्चर विल बर्स्ट ओपन। तो ये ऐसे खुल जाएगा एक तरफ को, और जितने भी स्पोर्स हैं वो क्या होंगे? दे विल गेट डिस्पर्स्ड इनटू द एयर। तो बेसिकली एक राउंड सी बॉडी है, जब मेच्योर हो जाएगी, जब इस प्रेशर को नहीं झेल पाएगी, तो वो फट जाएगी। और फट जाने से जितने भी अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, दैट दोज आर द स्पोर्स, तो ये स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे और ये स्प्रेड हो जाएंगे इनटू द एयर। अब जब ये स्पोर्स लैंड करेंगे किसी सूटेबल एक मीडियम पे या एक मटेरियल पे, तो वहाँ पर जब उन्हें सूटेबल कंडीशंस मिलेंगी फॉर ग्रोथ, सो दैट टाइम दे विल ग्रो एंड दे विल फॉर्म माइसीलियम, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको पूरा समझ आया आपको? स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे ग्रो हुआ? तो है क्या कि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हाइफे हैं, और इनके टॉप पर कुछ बल्ब लाइक राउंडेड बॉडीज हैं विच आर स्पोरेंजियम। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना हाइफे, जब ये बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं तो ये बना देते हैं माइसीलियम। तो हम इनको क्या बुलाते हैं? माइसीलियम, ठीक है। अब ये जो राउंडेड बॉडीज है ना, इनमें क्या होते हैं? इनमें बड़े सारे स्पोर्स जो हैं वो बनते रहते हैं। अब जब ये इस प्रेशर को होल्ड नहीं कर पाता है, एकदम ग्रो हो गया होता है, मैच्योर हो गया होता है, सो देन इट बर्स्ट ओपन। और जब ये राउंडेड बॉडी फट जाती है, तो इससे सारे के सारे स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। एंड व्हेन दे लैंड ऑन अ सूटेबल सरफेस, जहाँ पर उनको ग्रोथ के लिए सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो तब वो ग्रो करने लगते हैं। और ऐसे ही कुछ और नेटवर्क बना देते हैं ऑफ हाइफे, दैट इज माइसीलियम बना देते हैं। क्लियर? तो ये बात समझ आ गई है। अगर आप ये दो चीज़ें आप समझ लेते हो, तो आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम वैसे ही समझ आ जाएगा, ठीक है। कौन सा हाइफा है या कौन सा स्पोरेंजियम है, तो ये लेबलिंग आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
सो नेक्स्ट इज द रेस्पिरेशन। तो इनमें रेस्पिरेशन क्या होता है, तो मेनली अगर आप देखो तो ये जो किंगडम फंजाई है ना, ये मेनली एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हु नीड ऑक्सीजन, अगर उन्हें रिस्पायर करना है सो दे नीड लॉट ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आप ब्रेड को ना कभी भी देखो ना, तो ब्रेड में जो फंगस लगा होता है ना, जो फंगस की ग्रोथ होती है ना, वो ऊपर होती है लेयर पर, टॉप लेयर्स पर होती है, बीच बीच में आपको नहीं देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से क्लीन है और बीच में फंगस है, नो, ऊपर आपको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। सो नाउ दे हैव सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि दीज आर हेट्रोट्रॉफिक, अपना खाना नहीं बनाते हैं क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है। अब क्लोरोफिल नहीं है तो खाना कैसे लेंगे? तो दे विल फीड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, जैसे कि जो ब्रेड मोल्ड है वो ब्रेड के ऊपर फीड करेगा, और यहाँ पर जो हाइफे होंगे ना ब्रेड मोल्ड के ऊपर, वो सिक्रीट करेंगे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस। इन डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रीट होने से ये इस ब्रेड से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। सो दैट इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर जो एंजाइम्स सिक्रीट हो रहे हैं, कौन सिक्रीट कर रहा है? सो दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज हाइफे। ठीक है, तो ये हाइफे क्या करेंगे? दे विल सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये जो एंजाइम्स हैं दीज विल कन्वर्ट स्टार्च विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, तो ऐसा ये इस तरह ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे, इस तरह इनको अपना खाना मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते थे रेस्पिरेशन प्लस वी कैन राइट न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर हमने दोनों ही चीज़ें डिस्कस की हैं कि कैसे रिस्पायर करते हैं और कैसे अपना खाना ये एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी और खाने से, जो कि शायद ब्रेड जो कि हमारा खाना है उससे ये अपना खाना कैसे बना लेते हैं। तो क्या करेगा? हाइफा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस एक्सक्रीट आउट करेंगे और फिर वो फीड करेंगे ऑन द ब्रेड, और फिर जब ये ब्रेड डाइजेस्ट हो जाएगी तो ये ब्रेड कैसे डाइजेस्ट हो रही है? ये स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और यहीं से उनको मिलेगा अपना खाना। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने देखा कि हाइफे ने एंजाइम सिक्रीट किए, इस एंजाइम ने स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया इनटू ग्लूकोज। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज था इट इज stored inside the body in the form of glycogen। तो ये जो फूड था it was then absorbed by the surface of this fungi, और अब ये एक फंजाई की बॉडी में ये स्टोर होगा in the form of glycogen। तो इसमें जो स्टोरेज फॉर्म है फूड की, so that is glycogen। ठीक है, तो डाइजेशन कहाँ हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है फंजाई के बाहर। ठीक है, वो एंजाइम सिक्रीट कर रही है, बॉडी के बाहर डाइजेशन हो रहा है, एंड फाइनली न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है फंजाई। ठीक है, और इस फूड को, इस न्यूट्रिशन को वो अपने अंदर स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वील कम ऑन टू द यूजफुल फंजाई। तो देखो हमने ये देखा कि कैसे वो ब्रेड को खराब कर रहा है, तो हमें लगा कि फंजाई तो बिल्कुल खराब ही होगा, है ना? आपको भी यही लगा था ना? मुझे भी यही लगा था, लेकिन देयर आर सम यूजफुल। जैसे हमने बैक्टीरिया पढ़ा था कि जब हम बैक्टीरिया के बारे में सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि बस खराब ही होगा, बस वो तो कुछ ना कुछ खराब ही करेंगे, ठीक है, हमें बीमार ही करेंगे। लेकिन these have certain useful things also, they are very useful to us. The first one is they are the source of food। तो मशरूम कौन कौन खाता है? तो मशरूम बहुत सारे लोग खाते हैं। तो ये जो मशरूम है it is edible part and this is basically fungus. So Morchella and Agaricus, these are the edible forms of fungi. The next one is bakeries। तो बेकरी में जैसे ब्रेड बन रही है, तो ये ब्रेड को बनाने के लिए जो माइक्रोब यूज हो रहा है that is the yeast. So it is useful in making bread and it is also used in breweries where it is used for making alcohol also. तो ब्रेड को बेकरी में और अल्कोहल इंडस्ट्री में दोनों ही जगह ईस्ट का यूज़ होता है, ब्रेड भी बनाने के लिए और अल्कोहल को भी बनाने के लिए। तो दोनों ही जगह ईस्ट या फिर आई कैन से इन जनरल फंजाई का यूज़ होता है। ठीक है, तो बात समझ आई सबको?
और कुछ यूजफुल पॉइंट्स देखें फंजाई के? चलो तब तक आप ये सोचो कि क्या हो सकते हैं, मैं आपको कुछ और यूजफुल पॉइंट्स बताती हूँ. सो नाउ कम्स द नेक्स्ट यूजफुल फंजाई, दैट इज इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइटामिन्स. तो वाइटामिन्स जो हम खाते हैं, तो ये जैसे वाइटामिन बी इज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, तो ये भी हमें ईस्ट से मिलता है. देन डीकम्पोजर्स, तो हमने बैक्टीरिया को भी पढ़ा था. बैक्टीरिया में हमने वाइटामिन्स के बदले हमने पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया बनाता है, यहाँ पर हमने वाइटामिन्स पढ़े हैं. डीकॉम्पोजिशन हमने बैक्टीरिया में भी पढ़ा था कि जितना भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर फंजाई फीड करेगा और उससे न्यूट्रिएंट्स को निकाल देगा और उनको ऐड कर देगा इनटू द सॉइल. तो इससे क्या होगा, इससे हमारी सॉइल फर्टाइल हो जाएगी और सॉइल के फर्टाइल होने से क्या होगा, हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनको खूब सारा न्यूट्रिशन मिलेगा. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. सो फ्यू मोर यूजेस ऑफ फंजाई. तो फंजाई एंटीबायोटिक्स बनाने के भी काम आता है, जैसे हमने बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ा था, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिमेंबर. तो वैसे ही यहाँ पर एक एंटीबायोटिक है जो बहुत ही कॉमनली आप उसका नाम सुनोगे जैसे जैसे आप इन बायो को आगे आगे जानते जाओगे और पढ़ते जाओगे. सो दैट इज पेनिसिलिन. ठीक है, तो पेनिसिलियम बेसिकली हमें कहाँ से मिलता है, एक फंगस से जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटाटम. तो मैंने पहले भी बताया था कि जब आप कोई साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो आप उसको इटैलिक्स में लिखेंगे और जब आप उसको हाथ से लिख रहे हो तो आप उसको अंडरलाइन करोगे. सो दिस इज पेनिसिलियम नोटाटम से हमें एक एंटीबायोटिक मिली है, दैट इज पेनिसिलिन. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज राइपनिंग ऑफ चीज़. तो जो चीज़ की राइपनिंग होती है, बेसिकली जब चीज़ बनता है तो वहाँ पर भी हमें दो फंजाई काम में आते हुए दिखाई देते हैं. सो द फर्स्ट स्पीशीज इज म्यूकोर एंड द नेक्स्ट वन इज पेनिसिलियम. क्लियर. तो आई होप दिस मच इज क्लियर. तो अब क्योंकि यूजफुल तो है लेकिन हार्मफुल भी है. कैसे? तो एक तो हम तब से एक खराब सी ब्रेड देखते हुए आ रहे हैं, तो बेसिकली इट इज़ इन्वॉल्व इन द स्पॉइलेज ऑफ फूड. तो हमारे आसपास जो ब्रेड खराब हो रही है या कुछ फ्रूट्स में हमें फंगस देखने को मिलता है, सो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मोल्ड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज. इवन लेदर की गुड में भी, टेक्सटाइल्स में भी हमें फंगस देखने को मिलता है. तो मैंने जैसे बताया था, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर बरसात के मौसम में ना, जो मॉनसून रेनी सीज़न आता है, तो अगर आप प्रॉपर अपने कपड़ों को हिलाओगे नहीं, देखोगे नहीं, तो आप देखोगे कि वहाँ पर ना एक वाइट सी एक लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है हमारे कपड़ों के ऊपर. सो दैट इज़ नथिंग अदर दैन द फंगस, जो कि आपके कपड़ों को ख़राब करती है. ठीक है. द नेक्स्ट इज इट डैमेजेस क्रॉप्स. तो बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो फंगल इन्फेक्शंस जिनमें हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है. सो मैनी आर ससेप्टेबल टू फंगल अटैक्स और इसकी वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस देखना पड़ता है. सो द नेक्स्ट वन इज़ द इन्फेक्शंस इन ह्यूमंस. तो हमारे अंदर भी बहुत सारे स्किन के इन्फेक्शंस हैं और लंग के इन्फेक्शंस हैं, वो फंगस की वजह से ही होते हैं. जैसे आपने कुछ ऐसी कंडीशन देखी होगी जिसमें आपको ऐसे रेडनेस देखने को मिलती है, कुछ वाइट सा पैच होता है, उस रेडनेस के ऊपर कुछ वाइट सी परत होती है, लेयर होती है. सो दिस इज़ अ फंगल इन्फेक्शन. जैसे एथलीट्स फुट या फिर रिंगवॉर्म are the diseases which are caused which occur in human due to fungal infections. तो आपने देखा होगा एक गोल सा कुछ रेडनेस सी हो जाती है, सो दैट इज़ द रिंगवॉर्म. और पाँव की स्पेशली जो फीट की फिंगर्स होती हैं ना, उनके बीच में हमें कुछ रेडनेस सी, कुछ वाइट पैचेस देखने को मिलते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फंगल इन्फेक्शन. सो yes, they are useful to us, but yes, we have to be careful with them because वो बहुत सारे infections हम में, हमारी crops में लेकर आते हैं. So which is actually a problem for all of us, right? So I hope जितने भी हमने points discuss किए हैं वो आपको हुए हैं crystal clear. Now let us take up one question before concluding this particular session. So the question is, what is a contractile vacuole? State its function in amoeba. तो contractile vacuole क्या है? तो contractile vacuole basically एक vacuole है, एक छोटा सा राउंड सा स्ट्रक्चर है और ये क्या करता है, ये
एक्सेस वाटर को जो एक ऑर्गेनिज्म में होता है, सो इट एक्सपेल्स एक्सेस वाटर, सो H2O मीन्स वाटर, ठीक है, एक्सेस वाटर फ्रॉम द अमीबा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि इस चैप्टर में हमने ये अमीबा में पढ़ा है तो हम यहाँ पर अमीबा मेंशन करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे सेशन। सो आई होप जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो कोई भी डाउट हो प्लीज़ आस्क योर डाउट्स इन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com and I will see you in the next session. Till then you all take care and keep studying from LearnoHub. And as you all know, LearnoHub मतलब फ्री है पर बेस्ट है।